हेलो स्टूडेंट्स। तो सीबीएसई की तरफ से 12th की डेट शीट आ चुकी हैं। लगभग 100 डेज़ बचे हुए हैं और ये बहुत हार्ड टाइम हो चुका है तैयारी शुरू करने के लिए, अगर अभी तक किसी ने पढ़ना शुरू नहीं किया है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों से शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि वो अपनी तैयारी ढंग से कर सकें। सबसे पहले बात करें डेली रूटीन की। तो साल भर में जितनी भी चीज़ें पढ़ ली, होपफुली सबका सिलेबस अब कंप्लीट हो चुका होगा और अब हमारे पास प्रॉपरली पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर तैयारी के लिए बचा हुआ है। पूरी जनवरी हमको रिवीजन के लिए मिल जाएगी, फरवरी में पेपर्स हैं। तो अब सबसे पहली बात है कि कैसे पढ़ें, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं, अपने ऊपर क्या ध्यान रखें, अपने हेल्थ का, अपने डेली रूटीन का। और फिर दूसरा मुद्दा है कि हर सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, डाउट्स हो तो क्या करें। तो इस वीडियो के थ्रू हम लोग इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो डेली बेसिस पर बात है रूटीन की, उसको लेकर बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ज़रूरी चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं हैं अपने रूटीन में तो कुछ भी कर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक दिन में 10 घंटे 14 घंटे पढ़ने से बेहतर है कि हर दिन 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे जितनी हमारी कैपेसिटी है हम उसके अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर पढ़ते रहें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि किस पर ज़्यादा ध्यान दें, किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दें। तो उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिनका वेटेज हाई है। ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है पिछले 3 साल 4 साल 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न चेक कर लेना। तो अभी के समय में कई सारी क्वेश्चंस बैंक्स हैं, ओसवाल का है, अरिहंत का है ना, और भी कई सारे पब्लिशर्स का है। तो उन क्वेश्चंस बैंक में ये पूरा एनालिसिस दिया हुआ होता है। जैसे मेरे पास भी अरिहंत पब्लिकेशन के थ्रू प्रोवाइडेड ये क्वेश्चन बैंक है। तो इसमें भी पूरे चैप्टर्स का जो है वो ईयर वाइज एनालिसिस है, जिसको मैंने भी मार्क किया है अभी पढ़ने के लिए। तो इस एनालिसिस से पता चलेगा कि किस चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है, उस चैप्टर में भी किन टॉपिक्स का वेटेज ज़्यादा है ना। तो दूसरा पॉइंट हमको ये ध्यान रखना है कि हम टॉपिक्स किन किन को पहले अटेम्प्ट में तैयारी करना शुरू करें फाइनल पेपर के लिए। ठीक, इसी को हम कह देते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है। ठीक है, मीन्स कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। ठीक, अब कंसिस्टेंट और स्ट्रैटेजी तभी फॉलो हो पाएंगी जब हम खुद फिट रहेंगे। तो ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर खाना लें, प्रॉपर डेली का रूटीन सेट करें, कितने बजे उठना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, कितनी देर किस चीज़ पे टाइम देना है, ताकि एनर्जी कम वेस्ट हो, हमारा ज़्यादा फोकस पढ़ाई की चीज़ों पे लगा रहे, बिकॉज अब टाइम कम है। और अब इस तैयारी के दौरान सबसे बड़ी समस्या आती है कि जो चैप्टर हमने अप्रैल में पढ़ लिया, मई में पढ़ लिया, मार्च में पढ़ लिया, वो चैप्टर नवंबर आते आते भूल चुके होंगे, हो सकता है, या कुछ की पॉइंट्स हैं जो अब डाउट के कैटेगरी में आ गई होंगी। तो उसके लिए बेहतर है कि हम अपने टीचर्स के टच में रहें, हम अपने बैचमेट्स के टच में रहें जो बेहतर पढ़ रहे हैं, हम अब उनसे पूछकर वो डाउट्स को क्लियर करें। ठीक, अब किसी भी टॉपिक की समझ बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज है जो कोई भी स्टूडेंट घर बैठे कर सकता है, अगर उनके अगल बगल उनके फ्रेंड्स नहीं हैं पढ़ने को साथ में। तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, उस कंसेप्ट को खुद को ही पढ़ाने की कोशिश करें। 2 से 3 अटेम्प्ट में वो टॉपिक खुद समझ में आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा सा बोरिंग एक्सरसाइज है कि खुद को कैसे पढ़ाएं, बट मेरे ख्याल से 2-3 दिन ये प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 टॉपिक्स पे हम जब काम करेंगे तो धीरे धीरे हमको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो हमको समझ में भी आ जाएगा कि खुद को पढ़ाकर कोई कंसेप्ट कैसे क्लियर करें, कोई डाउट कैसे क्लियर करें। ठीक है, बाकी जो खुद से ना हो सके उनके लिए टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, है ना। इंटरनेट पे बहुत सारे मटेरियल्स, वीडियोस अवेलेबल हैं।
ठीक। और अब हम बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वेटेज था, है ना, तो उसकी बात करते हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर और क्वेश्चन बैंक में जो लास्ट फ्यू इयर्स के वेटेज दिए हुए हैं उसके बेसिस पर मैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ टिप्स हैं, टॉपिक्स, चैप्टर्स को लेके वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में। जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और चैप्टर्स की, जो मैंने स्ट्रैटेजी की बात की, है ना, कि किस चैप्टर को या किस चैप्टर में किस टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर 1 की, जिसमें हमको 2 पार्ट हैं, कूलम्ब्स लॉ का, है ना, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का। तो इससे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, है ना। एक 2019 में लास्ट ज़्यादा वेटेज का क्वेश्चन इसमें आया है, बाकी 20, 23, 24, 25 इन सब में बहुत कम क्वेश्चन, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। जो इसका दूसरा पार्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, स्पेशली फ्लक्स, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम, इस पे हमको हाई प्रायोरिटी से ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात करें सेकंड चैप्टर की, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर ध्यान देने वाला है, बिकॉज इसके दोनों सेगमेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस, डाइलेक्ट्रिक्स एंड कैपेसिटेंस, इन सब से लगभग बराबर वैल्यू में ही सवाल पूछे गए हैं। तो ये चैप्टर ओवरऑल पूरा चैप्टर ही वैल्यूएबल है, इसको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ और सेकंड चैप्टर पूरा, ये पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। अब तीसरे चैप्टर में बात करें तो हम चाहें तो थोड़ा सा कम ध्यान दे सकते हैं किन पर, डिवाइसेस पर, जो जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह थे, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर वाला सेगमेंट है, टॉपिक है ना, उसको थोड़ा सा कम वेटेज दे सकते हैं तैयारी के समय में, है ना। उससे कम सवाल पूछे गए हैं। पिछले 4 साल में 3 साल तो कुछ भी नहीं पूछा गया है, 1 साल 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और 1 साल 2023 में 1, 2, 3, 3, 6 टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन इससे अचानक से पूछ लिए गए हैं। बट अगेन 24 और 25 में कुछ भी नहीं पूछा गया है। तो डिवाइस वाला सेगमेंट जो व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह है, हीटिंग इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला, वो सेगमेंट जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी वाला है। जो इसमें इंपॉर्टेंट सेगमेंट है चैप्टर 3 में, वो है इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, जिसमें हम लोग कंडक्टिविटी वगैरह सब चीज़ पढ़ते हैं, है ना, करंट डेंसिटी की बात करते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह की बात करते हैं, ये वाला सेगमेंट। और सेल, जो बैटरी की बात होती है, उनका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, और स्पेशली किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। बस हमको चैप्टर 3 में लीस्ट इंपॉर्टेंस किसको देने की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी वाला सेगमेंट और व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की चीज़ों पे। बट उसको ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है, बट मेरा ये कहना है कि अगर 1 घंटे में हम 50 मिनट का टाइम या 45 मिनट का टाइम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक कंडक्शन, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और किरचॉफ्स लॉ को, तो हमको 10 से 15 मिनट देने की ज़रूरत है मुश्किल से इसको, है ना। इसके पीछे नहीं पड़ जाना है कि ये आसान लग रहा है पढ़ने में तो इसी को पढ़ते रहते हैं। तो जो आसान है वो हमेशा आसान ही रहेगा। हमको स्पेशल ध्यान देना है उन पे जिनका वेटेज ज़्यादा है या जिनको पढ़ने समझने में हमको दिक्कत आती है, ठीक। चैप्टर 4 पे आते हैं। तो चैप्टर 4 में जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है वो है लॉरेंट्ज फोर्स का और मैग्नेटिक फोर्सेस एंड टॉर्क का। इनसे बहुत सवाल पूछे गए। इसमें जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड, उससे जुड़ा हुआ लॉ। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे ये बायट-सावर्ट्स लॉ वगैरह की बात कर रहा है ना, और उनके एप्लीकेशंस की, जिसमें हम एक सर्कुलर रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, है ना। और लॉरेंट्ज फोर्स हो गया जो Q इंटू V क्रॉस B वाला फार्मूला था, और मैग्नेटिक फोर्स में मेरे ख्याल से I L क्रॉस B टाइप की चीज़ें जो थी, और मैग्नेटिक टॉर्क का फार्मूला।
नेक्स्ट आते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाले चैप्टर पे। तो ये भी अगेन चैप्टर 2 के जैसा ओवरऑल पूरी तरह से इंपॉर्टेंट है पूरा चैप्टर ही, इसमें कुछ भी छोड़ने वाली चीज़ नहीं है, सारे टॉपिक इक्वली इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछ सकता है उसमें से, ठीक है। फिर आते हैं उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अगेन ये भी वैसा ही है, इक्वली वेटेज वाला चैप्टर है सभी टॉपिक का, तो कुछ भी नहीं छोड़ना है। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट में एसी डिवाइसेस जो हैं उसमें उसको छोड़ सकते हैं, मतलब उस पर हम लीस्ट ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। बाकी चैप्टर पे हमको पूरा ध्यान देना है, मींस प्योर रेसिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, रेजोनेंस पे बहुत पूछे जाते हैं सवाल, है ना। उसके बाद फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फिर ओवरऑल पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। रे ऑप्टिक्स में बात करें तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं पूछा गया है, लेकिन उससे पीछे के 3 साल में 8 नंबर 10 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो इस टॉपिक को ना हम छोड़ सकते हैं, है ना। तो बेहतर होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को भी इक्वली हम वेटेज दें, और बाकी तो जो चैप्टर है वो तो पढ़ना ही है पूरा। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रे ऑप्टिक्स पूरी तरह से पढ़ने वाला चैप्टर है ना। हालांकि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर पिछले 2 साल में कुछ भी नहीं पूछा गया है। अब बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। तो वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन बच्चों को समझ में भी कम आता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल टॉपिक होता है ना, और इसकी थ्योरी भी बड़ी लेंदी होती है, इसलिए थोड़े बच्चे हिचकते हैं इस टॉपिक को पढ़ने में, जिसके कारण वो थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। बट यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफ्रैक्शन से लास्ट ईयर 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन अगेन अनप्रिडिक्टेबली 2024 में मात्र 1 मार्क का पूछा गया है, 23 में सिर्फ 2 मार्क का पूछा गया है ना। इसके अलावा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इसमें लगभग हर साल अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और हाइजन प्रिंसिपल, ठीक। तो ओवरऑल कह सकते हैं थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल टॉपिक्स हैं, तो वेव ऑप्टिक्स भी हमको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, ड्यूअल नेचर वाला जो सेगमेंट था उसमें हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन जो मैटर वेव्स का सेगमेंट है उसमें वो फिर लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ना। अब लीस्ट का मतलब ये भी नहीं है, एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगभग 70-30 का रेशियो मान सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले सेगमेंट से अगर 70% पूछे गए हैं तो मैटर वेव वाले सेगमेंट से 30% क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एटम्स ओवरऑल पूरा चैप्टर। न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पे 3-3 नंबर के क्वेश्चंस पिछले 2 साल के पेपर्स में पूछे गए हैं, 2025, 2024, 2023 में तो और भी ज़्यादा हैं, 3, 5, 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और इसमें चूंकि डेसिमल वाले कैलकुलेशंस होंगे बाइंडिंग मास डिफेक्ट निकालने में, है ना, तो थोड़ा सा डेसिमल वाले जोड़ घटाव गुना भाग को भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में जो भी सिलेबस में है अभी सीबीएसई के, वो सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे एटम्स में था, ठीक। तो फाइनली अगर हम रिव्यू करें तो चैप्टर वाइज बात करें तो सेमीकंडक्टर, एटम्स, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इधर चैप्टर 5 एंड 6 ये, और चैप्टर 2, ये पूरे चैप्टर्स हमको पढ़ने हैं। इनके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स हैं, पहला चैप्टर है, तीसरा है, चौथा है, 7वां चैप्टर है, उसका ड्यूअल नेचर 11वां चैप्टर है, न्यूक्लियाई 13वां चैप्टर है। ये सब चैप्टर में सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं। तो होप कि ये वीडियो बच्चों को हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो के बेसिस पर भी, और मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है उसका प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस वाला पेज ज़रूर पढ़ें, और इस वीडियो की हेल्प से भी और अपने एनालिसिस के बेस पे भी जो भी लग रहा है उसका एक चार्ट अपना बना लें खुद से कि हाँ, हमको इस चीज़ों को पहले से पढ़ना है, इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है, और फिर उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना के उसकी तैयारी शुरू करते हैं। क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है, 110 दिन लगभग पहले सीबीएसई ने टाइम टेबल निकाला है, जिसमें 2 दिन अभी तक में गुजर चुके हैं, तो अब बचे 108 दिन।
108 दिन में भी 8 दिन ऐसे ही हटा लिया जाए तो बचते हैं पूरे 100 दिन। 100 दिन में भी 10 दिन हटा लिया जाए मिसलेनियस, क्योंकि कभी स्कूल प्रैक्टिकल के लिए बुलाएगा, कभी एनुअल फंक्शन कराएगा, कभी कुछ कराएगा, तो अब बच गए सिर्फ 90 दिन, है ना। तो ऑन अ सेफर साइड मैं तो कहूँगा कि सिर्फ 45 से 60 दिन का ही समय मान के चलें और उसी के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाएं। एट मोस्ट पूरा नवंबर और पूरे दिसंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं कि किसी भी हाल में 25 ऑफ दिसंबर से 31 ऑफ दिसंबर तक में किसी भी हाल में हमको सिलेबस पूरी तरह से रिवाइज करके बढ़िया कर लेना है, ताकि अगर 1 जनवरी को भी अगर पेपर देना पड़े तो हम देने की हालत में हों। ठीक। और सबसे लास्ट में एक और बात मैं कह दे रहा हूँ कि पेपर लिखने के दौरान टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है मार्कशीट बिगाड़ने और बनाने के लिए। तो अपने लिखने की स्पीड भी तेज रखनी है, क्योंकि पेपर में 3 घंटे लगातार लिखना पड़ता है। तो इसलिए अगर साल भर ना लिखा है तो अभी से डेली लिख लिख कर पढ़ना शुरू करें। उससे दोनों फ़ायदा है, चीज़ें आसानी से याद भी होंगी और लिखने की आदत भी होगी। अदरवाइज़ पेपर में क्या होगा, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद हाथ में पेन होना शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन हो सकता है ना लिख पाए आंसर, उनके मार्क्स कम आएंगे। तो लिखने का हैबिट, फिजिकल एक्सरसाइज भी करने की ज़रूरत है लिखने की, ताकि हम लिख सके लगातार 3 घंटे पेपर में। ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट पेपर लिखने के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है ना। तो चलिए अब इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, है ना, जो डेली बेसिस पर मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू शेयर करता रहूँगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9179979001। मेरा नाम आदित्य हुआ और मैं मुजफ्फरपुर बिहार में फिज़िक्स पॉइंट नाम की संस्था चलाता हूँ, जो कि 11th और 12th के बच्चों को फिज़िक्स विषय की तैयारी करवाती है। तो किसी भी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो वो मेरे उस नंबर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ 9179979001, इस पे व्हाट्सएप कर दें। जो भी डाउट होगा मैं पूरी कोशिश करूँगा अपनी कैपेसिटी में उसको सॉल्व करने की। ठीक है, चलो, गुड लक, बाय बाय।